और लेकिन रवीश, जब आपने अर्चना ये बात कॉम्प्लेक्स सीखने की की जो नहीं है। दहलीज है उससे जब अपने पैर निकाले और बाहर जब गए, उसके बाद क्या आपकी डॉक्टर रॉय या राधिका रॉय से कुछ पर्सनली फोन पर बातचीत हुई? कुछ आपने अपनी मन की बात उनसे शेयर की, अ, या अभी तक नहीं, कोई बात बातचीत नहीं? तो होती ही रहती है उनसे, लेकिन मन की बात मैंने शेयर नहीं की उनसे छोड़ने के बाद। उन्हें पता है कि मेरा जीवन कैसा हो गया होगा, उन्हें ठीक-ठीक अंदाज़ा है, तो मैं खुद बहुत सारे हज़ारों मैसेजेस और फ़ोन कॉल अटेंड करने में व्यस्त हो गया, तो कभी ना कभी तो बातचीत होगी। उनके प्रति मेरा बड़ा आदर है। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे कि ये चीज़ अच्छी है तो करनी चाहिए। ये भी एक एडिटोरियल इंटरफेरेंस का तरीका है। और जब मैं ये बात बताता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास कोई भी ऐसा ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड उदाहरण नहीं है। मैं कहूँ कि डॉक्टर प्रणय राय ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था या ऐसा करने से मना किया था। ये इतने साल करने के बाद मैं उनके बारे में ये डॉट बता सकता हूँ। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये भी कि अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मैंने ज्यादा ना कहा है किसी भी तरह। हालांकि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि आप ये करें या ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इमेज से मैच करता है तो ये करना चाहिए। काम को लेकर मुझे क्या करना चाहिए, हमारे और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं, जब से मैं प्राइम टाइम कर रहा हूं। तो ये फैक्ट जी। बात है। और ये बात मुझे कहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे एनडीटीवी में बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं, बहुत बुरे अनुभव भी हैं। वो बात ये जानते हैं कि वो कभी ना कभी कह देगा, कभी ना कभी कहेगा, वो उन्हें पता है। लेकिन ये बात भी सही है कि मुझे डॉक्टर प्रणय रॉय ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें क्या करना है। ये जरूर ये था कि उन लोगों का फैसला था कि मुझे प्राइम टाइम करना चाहिए। प्राइम टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उनका बिजनेस कभी नहीं था। उन्होंने रवीश, कभी मुझे नहीं अभी कहा भी याद कि है, मैं आज आपको मौसम कई अच्छा है, बार तो किसी किसी मौसम के बारे कार्यक्रम में में भी जब भी कभी कभी बुलाना बताया चाहती थी, तो गया। आप जी। मुझे हमेशा ही कहते थे कि नीलू, मेरा बड़ा टाइम प्राइम टाइम में निकल जाता है, उसकी स्क्रिप्ट में खुद सुबह से दोपहर या शाम हो जाती है लिखते लिखते। लेकिन अब जब प्राइम टाइम आप नहीं कर रहे हैं, तो जो आपकी दिनचर्या है रवीश, वो कैसे शुरू होती है? थोड़ा खालीपन, ये तो पूछना खैर बेवकूफी होगी, लेकिन वो खालीपन कैसे उसको भरते हैं अभी जब से आपने छोड़ा है एनडीटीवी? पर ये बात जरूर है नीलू कि जब मैं काम कर रहा था जरूर एक स्पेस था, पर रिसोर्स बहुत कम था। और रोज मैं 6 से 7 हजार शब्द टाइप करता था। घर में काम करता था तब भी मैं चावल दाल नहीं खाता था, मैं रोटी में सब्जी रोल करके खाता था ताकि मैं टाइप करता रहूं। और कोई मेरा पर्सनल लाइफ नहीं था। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं टाइप ही करता रह जाता था। उसको चेक करना, लिखना, बार बार लिखना और उसकी स्क्रिप्टिंग करना। मैं किसी से कहता हूँ पत्रकारिता के किसी छात्र को या जिसे मेरे काम में यकीन नहीं है, एक कोई एपिसोड प्राइम टाइम का लेके सिर्फ ट्रांसक्राइब कर ले, तो उसे पता चल जाएगा कि बंदे ने कितना लिखा है और इस लिखने के लिए कितनी बार लिखा है। वो आदत तो छूट गई है, बहुत ज्यादा खालीपन है। अब मेरे जीवन में नौ नहीं बचता है। उससे जुड़ी हुई बेचैनियां चली गई हैं। लेकिन एक खालीपन है, खासकर जब मेरे दर्शक उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि आज हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, डिनर किसके साथ करें। आपका प्राइम टाइम चलता होता था और हम लोग डिनर करते रहते थे, तो अचानक से सब कुछ कट गया है और हम इतना सब कुछ करने के बाद ऐसी परिस्थितियां रची गई कि हम एक तरह से शून्य पर आकर खड़े हैं। वो जरूर है कि मुझे कुछ संभावनाएं दिख रही हैं कि मैं और क्या कर सकता हूं, लेकिन जिस टीम वर्क के साथ काम करने की एक आदत रही है, वो टीम भले ही बहुत छोटी रही है, लेकिन एक टीवी चैनल का एक रिसोर्स जो भी होता है वो एड ऑन तो करता ही है आपके काम में, तो वो बड़ी बात है। अब वो सब नहीं है, तो पसीने छूट जा रहे हैं कैमरा को सेट करने में, लाइट को ठीक करने में, ऑटो क्यू को सेट करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत मुश्किलें आ रही हैं, थोड़ा थ्रिल भी है, मज़ा भी आ रहा है कि ये चीज़ें मैं अब खुद से सीखूंगा, लेकिन देखते हैं कि हम कितना कर पाएंगे। बहुत खाली वक्त है, लेकिन ऐसा सोच के बहुत सारे लोग बुक लॉन्च में बुलाने लगे हैं, धरना प्रदर्शन में बुलाने लगे हैं और जगह जगह भाषण देने के लिए बुलाने लगे हैं, तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे मुझे ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक टाइम में एक ही काम कर पाता हूँ। मुझसे ये टू टाइमिंग वाली लाइफ जी नहीं जाती है कि दो तरह के नंबर रखना, दो तरह के ये करना मुश्किल है नीलू की। अब सब कुछ मुझे फिगर आउट करना है। पता नहीं मैं कहाँ से धक्का देकर गिरा दिया जाऊंगा या कहाँ से पीछे से सीढ़ी खींच ली जाएगी, कब यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि उस वक्त जब मैंने इस्तीफा दिया था, बीजेपी के ही एक एमपी इस तरह की बातें कर रहे थे
कि बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों का, ट्वीट भी किया था और कुछ लोगों ने उस पर प्रोग्राम भी किया था। तो ऐसी आशंकाएं हैं कि ये भी बंद कर दिया जाएगा। पर मैं देखना चाहता हूं कि 1 अरब के इस देश में क्या मतलब इतनी भी सहनशीलता अब नहीं बची है कि एक पत्रकार को ना काम करने देने के लिए, या हमारे जैसे बहुत सारे जो यूट्यूबर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, मैं कई तरह की चीजों का प्रतिनिधि भी हूं, मैं मानता हूं ऐसा। तो उन सबको भी रोका जाएगा वो देश के नाम पे और इन सब चीजों के नाम पे। तो वो एक नई चुनौतियां तो आएंगी, और ठीक है, अगर वो हर चीज में सफल हो जाना चाहते हैं, जनता को चवन्नी साबित कर देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमारी जनता जो है इतनी कमजोर नहीं है। उसने इस चीज को नोट किया है, उसे बहुत बुरा लगा है कि अगर कोई बोल रहा है तो इस तरह से आप कर रहे हैं। आपके पास अगर आप मीडिया को बेहतर ही करना चाहते थे तो कोई गोदी मीडिया का चैनल खरीद के उसे आप मीडिया चैनल बना देते, तब हम मान लेते कि आपका इरादा बड़ा नेक है। तो इस तरह से कहानियां बनाई जाती हैं। जो कॉर्पोरेट टेक ओवर होता है ना, इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है, देख के लगता है हाँ हाँ देश के लिए सबसे जरूरी काम यही है, लेकिन उन शब्दों के पीछे, उन वाक्यों के पीछे का जो खेल होता है, ये हमें भी समझने में कई साल लग गए। आम लोग कैसे समझे? तो ये बताने के लिए जब अनुभवी पत्रकार, आप जैसे पत्रकार, बहुत सारे अच्छे पत्रकारों के लिए इस मीडिया सिस्टम में जगह नहीं है। बात केवल रवीश कुमार की नहीं, बहुत सारे अच्छे पत्रकारों के पास इन दिनों काम नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, और जिन्होंने अपना अनुभव अलग अलग क्षेत्रों के, कोई विदेश नीति पर ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई वित्तीय मामलों में एक्सपर्ट ज्यादा है, कोई शिक्षा पर ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पकड़ रखता है, ऐसे पत्रकार हटा दिए गए हैं। तो समाज का धीरे धीरे एक तरह से उसे एक टनल में ले जा रहे हैं, और वो टनल क्या है? जिसमें केवल हिंदू मुस्लिम टाइप की, ये एक प्रतिनिधि मुद्दे के रूप में मैं बोल रहा हूँ, इस तरह का, या कोई फिल्म का गाना, या हीरोइन ने कैसे डांस किया, वो अपना प्रचार कर रही है या कंपनी का प्रचार कर रही है, इन चीजों के बहस के सुरंग में जनता को ले जाया जा रहा है, ताकि जनता जो है उस घोड़े की तरह हो जाए कि जिसकी आंख पर पट्टी लग जाए और सिर्फ वो चाबुक की मार पर दौड़ना जाए। तो जनता को आप उस घोड़े में बदलना चाहते हैं, मगर जनता ऐसी होती नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जनता आंखों पर पड़ी उस पट्टी को एक दिन हटाकर फेंकेगी और चाबुक की मार को समझ सकेगी कि ये चाबुक की मार है, ये उसकी नियति की मार नहीं है।